नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान आयोजित किया जाएगा, जो युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण के लिए समर्पित होगा। इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वंचित पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हमारी सरकार के 4 स्तंभ हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। इनके हितों को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब 13 दिसंबर को मोहन सरकार अपना 1 साल पूरा कर रही है, जिसे सरकार जन कल्याण पर्व के रूप में मनाने जा रही है, जिसके तहत 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलेगा। जन कल्याण पर्व में विभिन्न विभागों की गतिविधियां, विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ जन कल्याण के कार्य प्रमुखता से किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए मौके पर ही शिविर लगाकर जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 34 चिन्हित 100% सैचुरेशन की हितग्राही मूलक योजनाओं और 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित 63 सेवाएं आम जन तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। जन कल्याण पर्व में विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया जाएगा। 26 जनवरी 2025 तक चलने वाला मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर केंद्रित रहेगा। तो जिस तरह से 13 दिसंबर को मोहन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, इसको लेकर जन कल्याण अभियान की अब शुरुआत की जा रही है और इसके तहत 63 सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और दूसरी कोई समस्या भी होगी, उस समस्या का निदान भी इस अभियान में किया जाएगा, क्योंकि सभी विभागों के विकास की कार्य की प्रगति पर और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए इसको लेकर एक अभियान शुरू किया गया है। क्योंकि जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। मोहन सरकार का एक बड़ा उद्देश्य है कि योजनाएं तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बन रही हैं और उसका लाभ भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, लगातार पहुंच भी रहा है, लेकिन अगर कोई छूट भी गया है तो इस अभियान के तहत उन योजनाओं को उन तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वाणी अहलूवालिया जी, देखिए, जिस तरह से मोहन सरकार का कार्यकाल 1 साल का पूरा होने वाला है 13 दिसंबर को, मुश्किल से देखें आज 2 दिन बाकी है, लेकिन एक अभियान की शुरुआत हो गई है, जन कल्याण अभियान की शुरुआत हो गई है और इस अभियान के तहत ये 1.5 महीना अभियान चलेगा। खास बात इसमें यह है कि जो लोगों की योजनाएं बनी है वो लोगों तक पहुंचे, इसको इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। अगर इस 1 साल के कार्यकाल जो पूरा होने वाला है, इसको हम देखें तो मध्य प्रदेश की सरकार किस दिशा की ओर, जो एक प्रतिबद्धता थी, वहां तक किस तरह से पहुंचती जा रही है, ये जरूर हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले स्वदेश टीवी के दर्शकों को नमस्कार। रमेश जी, भाई साहब, आपको नमस्कार करती हूँ और एंकर महोदय को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये चीज बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अपने विचारधारा के तहत उस हर आखिरी व्यक्ति तक अपनी विचारधारा और अपनी नीतियों का उद्धार लेके जाने में संकल्पित है, और इसी के तहत हम विकास और विरासत दोनों को साक्षी मानते हुए इस देश का उद्धार करने निकले हैं। अब रही बात गीता जयंती को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जहां हम आधुनिकीकरण के दौर में चल रहे हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति और ग्रंथों को भूल रहे हैं। तो गीता का जो सार है वो तमाम मानव उद्धार का है, और हम अपने जीवन कर्तव्यों की मूल को साक्षी रखते हुए कैसे अपने कार्य में, अपने जीवन में, अपने परिवार में और फिर अपने समाज में उद्धार कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी तो प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी ये मान्यता है कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व हमारा संसार, हमारा समाज, हमारे सब भाई बहन
हमको सबकी चिंता करनी है, हमको सबका भला करना है, सबका उद्धार करना है और उसी के रीति को मद्देनजर रखते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ये जो भव्य कार्यक्रम के अनुरूप माताओं बहनों को जितने वहाँ आचार्य और पंडित पहुंचे हैं, जो बेटियां हैं, जितने किसान हैं, जो युवा हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो जनजातीय क्षेत्र के हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और ये प्रदेश प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। रमेश शर्मा जी, देखिए, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन अगर वो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचे तो मुझे लगता है फिर उन योजनाओं को कोई औचित्य नहीं है। लेकिन एक साल यहां पर मोहन सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, जिस तरह से योजनाएं भी बन रही हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ते जा रही है। और अब जब एक साल पूरा होने वाला है, जन कल्याण अभियान की शुरुआत भी आज से हो चुकी है, तकरीबन 1.5 महीना पूरा चलेगा अभियान। ये इसको आप किस तरह से देखते हैं कि योजनाएं तो सरकार बना ही रही है, लेकिन सुनिश्चित भी कर रही है कि लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि विभिन्न विभाग की जो योजनाएं हैं, तकरीबन 63 से ज्यादा उन योजनाओं की सेवाओं के लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है। वो प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं, इसका जो नाम उन्होंने दिया है, एक तो जन जागरण अभियान दिया है और एक जन कल्याण अभियान दिया है। तो मोटे तौर पर योजनाएं लोगों तक पहुंच पाए, इसी के लिए जो मुझे लग रहा है ये जो आयोजन उनके किए जा रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है। और इसमें 2 प्रकार के काम होंगे। एक, सबसे पहले तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, सरकार ने जो अपने कार्यक्रम की योजना जारी की है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें शिविर लगेंगे, और उसमें अगर शिविर लगेंगे तो जो लोग उस शिविर में आएंगे उनको योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, और अगर किसी पुराने व्यक्ति को जिसने योजना पर कार्य आरंभ किया है उसको कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा भी दूर की जाएगी। ये जो शिविर 2 प्रकार के जो शिविर लग रहे हैं, एक शिविर में तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना, उनको उत्साह बनाना, अपनी विरासत और विरासत जोड़ना, गीता का जो ज्ञान है वो देना, ये सारा कार्यक्रम चलेगा। और दूसरे में कहीं ना कहीं समस्याओं का निराकरण। ये 2 प्रकार की है। एक तो योजना की जानकारी, और अगर कोई हितग्राही आ रहा है, उसको कोई क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है तो उसकी समस्याओं का निराकरण। तो उसमें हर विभाग के, चूंकि जो आया है प्रेस नोट सरकार का, 34 विभागों के लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे। यद्यपि उन्होंने ये कोऑर्डिनेशन भी बनाया है कि कुछ विभागों को उन्होंने उन 4-5 विभागों का कोऑर्डिनेट करके किसी एक को उसका हेड बनाया, और वहां पर तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर जैसा कोई अधिकारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों का प्रतिनिधित्व तो वहां होगा, योजनाओं की जानकारी होगी, तो स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी और वो अधिक से अधिक तक लाभ उठा सकेंगी। दूसरा, उन्होंने जो इसमें अभियान चलाया है गीता के ऊपर, आप कल्पना कर सकते हैं संसार में एकमात्र गीता ऐसी है जिसका अनुवाद दुनिया के हर भाषा में हुआ है। उर्दू और अरबी में गीता का अनुवाद हुआ है, और ब्रिटेन की और इंग्लैंड और अमेरिका की कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में अपन को लगाया है। तो गीता का खासतौर से जो संदेश है कि आपको लक्ष्य साध करके निर्णायक संघर्ष करना है। आपको अगर किसी उपलब्धि पर जाना है तो अलग अलग बातें हैं। एक, हम किसी परिणाम के बारे में डूब करके सोचें कि हमारी यूं लॉटरी खुलेगी और लॉटरी खुल करके हम यूं करेंगे, और ये सपना है। ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होते। केवल हमको लक्ष्य को ध्यान में करके निर्णायक जो अभियान चलाते हैं, और उसमें बीच में नहीं रुकना, उसमें कोई समर्पण नहीं है, कोई समझौता नहीं है। बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर जीतेगा तो राज्य भोगेगा, वो मरेगा तो तू स्वर्ग जाएगा। इसका मतलब है कि निर्णायक अभियान चलाना। और दूसरा, एक श्लोक में ये भी आया है कि कर्म में लिप्त नहीं होना। कर्म में लिप्त ना होने का मतलब है कि आप अगर आज एक काम कर रहे हैं तो उस काम में ना डूबे रहें, अगला कदम आपको उठाना है। तो कुल मिलाकर के प्रगतिशील कैसे हो और उस प्रगतिशीलता के लिए सरकार की योजनाओं का कैसा लाभ उठाएं, मैं समझता हूं सरकार के इस काम का, अभियान का यही है। और इसको सारे लोगों को राजनीति और सरकार से अलग हट करके इन दोनों शिविरों का लाभ उठाना चाहिए, योजनाओं से अवगत करके उनकी जानकारी लेनी चाहिए।
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि जिस तरह से सरकार योजनाएं बनाती हैं, अगर लोगों तक वो योजनाएं पहुंचती हैं तो मुझे लगता है वो एक प्रदेश एक बेहतर विकास की गति में आगे बढ़ता है। अडवाणी जी, देखिए जिस तरह से जन जागरण भी इसमें चलाया जाएगा, क्योंकि अगर लोगों को जागरूकता होगी कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार उनके लिए चला रही है, तो मुझे लगता है उन योजनाओं से ज्यादा जुड़ेंगे और शिविर के माध्यम से बिल्कुल ऐसा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ जागरण अभियान नहीं है, ये सिर्फ सेवाओं को प्रदान करने का अभियान नहीं है, बल्कि इसमें विकास कार्य और लोकार्पण और कई भूमि पूजन भी होंगे, जिसको लेकर सिर्फ हम, जैसे आपने कहा कि विरासत है विकास, दोनों का समावेश इसमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक डिलीवरी मैकेनिज्म है। पहले हम लोगों को जागरूक करते हैं कि सरकार आपके लिए क्या क्या योजनाएं लाकर रखी हुई है, आप उनको लीजिए, उनका ग्रहण कीजिए, तो आपको सुविधाएं अनुसार आपको उसका लाभ पहुंचे, आप विकास की ओर बढ़ते चले। तो इस कड़ी में जैसे कि माता और बहनों के लिए है लाडली बहना का, जो उन्होंने एक और किस्त लागू की है। उन्होंने आचार्यों को, जो पंडित आए हैं वहां पर, आपको मालूम है कि वहां निरंतर पाठ भी हो रहा है। और इसकी श्रृंखला में उन्होंने जैसे शिविर लगाकर लोगों को निवेदन किया है कि आप लोग अपनी जो भी मुश्किल है, जो भी समस्याएं हैं, उनको शिविर में लेके आइए, उनका समाधान हो। तो ये एक निरंतर, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि इससे सरकार अनुमान ये भी लगाएगी आने वाले दिनों में और क्या सुधार कार्य करने हैं और क्या नई नीतियों का विस्तार होना है इन ये डिलीवरी मैकेनिज्म के अंतर्गत। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। रमेश शर्मा जी, देखिए जिस तरह से प्रदेश में विकास की गति लगातार बढ़ती जा रही है, हम विरासत को भी सहेज रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गीता महोत्सव के तहत भगवत गीता को लगातार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और जिस तरह से उसमें संदेश दिया गया है, अभी तक हम देखते थे कि वो संदेश, ठीक है, घर में बड़े बुजुर्ग उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन युवा उससे ज्यादा नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन इस अभियान के तहत हम देखेंगे कि जब गीता का संदेश अगर लोगों तक जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ है, उसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं कि अगर आप पूरी गीता पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि हर समस्या का समाधान हो सकता है। और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने उसको समझा है, क्योंकि उज्जैन में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उसका अवसर यहां पर से वो शिक्षा सिर्फ कुछ लोगों तक ना रहकर इस गीता महोत्सव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपके विकास में, आपकी विरासत में अगर आपकी धार्मिक मान्यता भी जुड़ जाती है, जो संदेश गीता में दिया गया है, अगर वो भी लोगों तक पहुंचता है, तो मुझे लगता है सही मायने में अंतरात्मा का विकास और बाहरी विकास दोनों उसमें शामिल होगा। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। गीता को आप धर्म से जोड़ करके ना देखिए। गीता को अगर देखा जाना चाहिए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, व्यक्तित्व के विकास से, संसार की प्रगति, उस सृष्टि की प्रगति से आपको उसको गीता को जोड़ के देखा जाना चाहिए। गीता में कुल 700 श्लोक हैं, उसमें से 574 जो है वो कृष्णोवाच के श्लोक हैं। तो उस कृष्णोवाच में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक एक चीज का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। उसमें अगर धर्म की बात भी है तो उसमें कर्म की बात भी है, उसमें संन्यास की बात भी है, उसमें विभूति योग भी है, उसमें विराट योग भी है। तो कुल मिलाकर के वो जो उन्होंने समझाया है, सबसे पहले तो उन्होंने कर्म को समझाया है और धर्म को समझाया। तो धर्म, भगवान कृष्ण की जो परिभाषा में धर्म केवल पूजा पद्धति, घंटरिया बजाना, उपासना, आराधना नहीं है। जितने भी धारणीय कर्तव्य हैं वो धारणीय कर्तव्य सब धर्म में आते हैं। पूजा भी उसमें से एक है, आराधना भी उसमें से एक है। मान लीजिए आप अगर एंकरिंग कर रहे हैं तो आपका धर्म है कि आप पूरी क्षमता के साथ, पूरे अपने ज्ञान क्षमता के साथ अपनी एंकरिंग करें। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए कोई शिक्षक है तो वो पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करे, विद्यार्थी है तो उसका धर्म है कि पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाई करे। तो जो धारणीय कर्तव्य हैं जीवन के, उनको धारण करना धर्म की परिभाषा में आया है। फिर उन्होंने एक और बात कही है कि धर्म को छोड़ना, अपने धर्म को, दूसरे धर्म को लालच के साथ नहीं छोड़ना कि भाई दबे में आप अगर अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं तो मैं अपना काम छोड़ करके एंकरिंग के पीछे लग जाऊं। अपना विकास करके अपने काम की पूर्णता के बाद मुझे उसमें आगे बढ़ना है, ये उन्होंने उसका संदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने जो खासतौर से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी विभूतियों के जो उदाहरण दिए हैं, उन्होंने विभूतियों में कहा कि मैं पवित्र वायु हूं। अब पवित्र वायु क्या है? पवित्रता किसको हो सकती है? पवित्रता केवल उसको हो सकती है जो गतिमान रहेगा। गतिमान किसके कारण रहेगा? जो अपनी क्षमता के कारण गतिमान रहेगा। पानी गतिमान है,
लेकिन पानी की गति के लिए वायु की सहायता चाहिए। गड्ढे में अगर पानी रुक गया तो वो सड़ने लगेगा, लेकिन पवन अकेला ऐसा है जो गतिमान रहता है, बिल्कुल। जो आत्मनिर्भर है, जो अपनी आंतरिक शक्ति से गतिमान रहेगा, वो पवित्र है। नारी को उन्होंने कांति कहा हुआ है, क्योंकि वो नारी की कांति में ईश्वर है। तो कुल मिलाकर के नारी की कांति है जो उसको माँ बनाती है, नारी की कांति है जो उसको गृह स्वामिनी बनाती है, नारी की कांति है जो उसको आकर्षण का केंद्र बनाती है। तो वो जो उन्होंने प्रतीक दिए हैं, उन प्रतीकों को समझ करके अपने जीवन में ढालना, ये गीता का संदेश है। इसके अलावा अगर आप उसमें और देखेंगे, फिर उन्होंने क्या कहा है, कई बार हमारे अच्छे काम के परिणाम अच्छे होते हैं तो हमको अहंकार आ जाता है, और हमारे काम का परिणाम अगर कोई खराब होता है तो हम अवसाद में डूब जाते हैं। कितने युवा पीढ़ी है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो गीता के 18वें अध्याय में उन्होंने कहा है, ये सारा कुछ तू मेरे ऊपर छोड़ दे, यानी अच्छा भी मेरे ऊपर छोड़ दे, बुरा भी मेरे ऊपर छोड़ दे, सारे परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। इसका अर्थ है कि आपको लाभ में अहंकार ना हो। व्यक्ति लाभ के अहंकार में डूब करके कर्म से दूर होता है कि अब मैंने आज 1 करोड़ रुपए मिल गए तो सारे काम छोड़ करके मैं दारू पीने बैठूंगा, तो कर्म खराब हो गया। मान लीजिए नुकसान हो गया तो मैं अपने तालाब में कूद पड़ूंगा। तो उन्होंने अहंकार से भी और अवसाद से भी मुक्त होने के लिए कहा कि सारे परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं समझता हूं इसीलिए पूरी दुनिया ने व्यक्तित्व विकास के लिए गीता को 1 नंबर का ग्रंथ माना है। तो आज अगर मोहन यादव ये अभियान चला रहे हैं, आज आप युवा पीढ़ी में देखें, युवा पीढ़ी में कितनी विकृति आ रही है। रोज अखबार में पढ़ेंगे, कोई लड़का शराब के लिए माँ को से झगड़ा कर रहा है, कोई बाप से झगड़ा कर रहा है, कोई सोसाइटी कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो अवसाद है, इस अवसाद से मुक्ति का अगर कोई एकमात्र अच्छा ग्रंथ है, उस गीता की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द ज्ञान का महासागर है। गीता में ज्ञान की गहराई भी है और ज्ञान का विस्तार भी है। तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें बहुत अच्छा उन्होंने उपयोग किया है, और इसको हमारी युवा पीढ़ी को और सारे समाजजनों को बैठ करके सुन करके उसकी व्याख्या करके समाज तक पहुंचाना है, तब पीढ़ी का निर्माण हो सकेगा। जी बिल्कुल, वाकई इसलिए कल्याण की अगर जब बात की जा रही है इस अभियान में, तो कल्याण सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं बल्कि आंतरिक तौर पर भी होगा जरूर, क्योंकि जब इसमें भगवत गीता के द्वारा जो संदेश दिया गया अगर उसको इसमें शामिल किया जा रहा है। वाणी जी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ये जन कल्याण अभियान इसमें चल ही रहा है, लेकिन जो शिविर का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, चिंतन शिविर का आयोजन, और पचमढ़ी में ही वहां पर बैठक होगी। हमने देखा लगातार मोहन सरकार ने कहा है कि सिर्फ सरकार मध्य प्रदेश के भोपाल से नहीं चलेगी बल्कि पूरे प्रदेश से चलेगी। अब इसमें हमने देखा है कई जिले तो शामिल हुए, तब इसमें पचमढ़ी भी यहाँ पर एक खास तौर से चिंतन शिविर भी होगा, बैठक भी होगी। और दूसरा यहाँ पर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार को लेकर लगातार प्रदेश की सरकार बात करती रहती है, ये जन कल्याण अभियान और इस मामले में ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाता, महत्वपूर्ण हो जाता है, जब इसमें केंद्र की योजनाओं को लेकर भी यहां पर लोगों तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी चिंतन की जाती है। और सही मायने में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में बेहतर काम कर रही है। देखिए, हमारा इतिहास है कि हम पराक्रम और अध्यात्म, ये दोनों चीजों का एक मिला जुला असर देखते हैं हमारे समाज में, और इतिहास भी इसका साक्षी है। और हम यही चाहते हैं कि सकारात्मक शक्तियां इस समाज को विकास की ओर लेकर जाएं। मोहन यादव जी एक बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं, क्योंकि ये बैठक वो अलग अलग स्थानों पर करते हैं। तो आप उस एक चीज पर ध्यान दीजिए कि वो फोकस शिफ्ट करते हैं। तो जहां नया फोकस आता है वहां पर पर्यटन, वहां का उद्योग, वहां का जो भी आर्थिक मुझे लगता है प्रगति है, उसको एक गति मिलती है, उसको एक एक्सपोजर मिलता है, उसके लिए प्रचार होता है। तो पचमढ़ी हमारा एक पर्यटन का स्थल है, इसके पहले भी उन्होंने ये एक नवाचार किया था। तो जैसे उज्जैन को हमने एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया है, तो वहां पर पिछले 10-11 महीनों में जितनी पर्यटन की आवक हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। हमने इतनी बड़ी संख्या में, एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा नहीं ध्यान आ रहा, परंतु इतनी बड़ी संख्या में हमने कभी पर्यटन उस क्षेत्र में नहीं देखे। तो इससे क्या हो रहा है कि वहां के लोकल उद्योग, वहां के लोकल व्यवस्था, सारी चीजों को एक आर्थिक बल मिल रहा है। एक मैं बोलूंगी कि एक जो पहिया है उस गाड़ी का, वो और तेजी से रफ्तार पकड़ के चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो ये नवाचार की नीतियों को लेकर पहल कर रहे हैं मोहन यादव जी, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री के दिखाए हुए रास्ते पर
यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को एक बहुत सुनहरे प्रदेश की ओर लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रदेश की जनता भी यही चाहेगी कि ताकि उनका प्रदेश और विकास की गति में आगे बढ़े। रमेश शर्मा जी, देखिए जिस तरह से हम देखें यहाँ पर अब तकरीबन इसी 2 दिन बाद ही 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आप किस तरह से 1 साल के इस कार्यकाल की समीक्षा करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है चुनौतियां तो बहुत हैं, क्योंकि चुनौतियां सामने होगी तभी सरकार उन चुनौतियों से लगातार निपट के फिर आगे बढ़ती रहेगी। रमेश शर्मा जी, लेकिन आप इस 1 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से आप इसकी समीक्षा करते हैं और कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी चुनौतियां यहाँ पर जिसको सरकार लगातार उसको दूर करती जा रही है और उन चुनौतियों से निपट कर आगे बढ़ती जा रही है, और अभी वर्तमान में ऐसी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनको आपको लगता है कि सरकार को इससे पार पाना बड़ी आवश्यक है? देखिए, इसको हम निश्चित रूप से दोनों बातों में ले सकते हैं। इस सरकार के जो 3-4 काम हैं वो निश्चित रूप से अनुकरणीय हैं और उसके परिणाम बाद में मिलेंगे। पहला, उन्होंने जो खास तौर से नदी जोड़ो अभियान चलाया है, ये हालांकि पिछले 10-15 साल से केंद्र सरकार जोर दे रही है। देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है कि उन्होंने कैन और बेतवा को जोड़ने का अभियान चलाया। इससे धरती का वाटर लेवल सुधरेगा और गांव में कहीं ना कहीं खेतों में और किसानों में उनको पानी की उपलब्धता होगी, और कुछ जो सूखी नदियां हैं उनमें भी पानी जाएगा, और जो बेकार समंदर में पानी बहता है, तो नदी जोड़ो परियोजना मेरी दृष्टि से उनकी बहुत अच्छी है। दूसरा, उन्होंने जो भर्ती का कैलेंडर जारी किया है पूरे 5 साल का, 2.5 लाख भर्तियां होंगी। इसमें भर्तियां कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी ये बात अलग है। कई बार क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट अपने यहाँ वांट्स निकालता है, तो उसकी विभागीय स्वीकृति में एक फाइल चली, विभागीय स्वीकृति आने के बाद फिर वो बजट में चली जाती है, वहां पड़ी रहती है, और इस तरीके से काम में डिले होता है। ये जो कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में उन्होंने वित्तीय अनुमति भी उसमें शामिल है, तो स्वाभाविक रूप से टाइम लिमिट के भीतर ये सारी भर्तियां हो जाएंगी, जिसमें 2025 में 1 लाख भर्ती होना है। ये सरकार का बहुत अच्छा काम मुझे ठीक लगा है। तीसरा, जब मुझे जो बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने जो इन्वेस्टर्स मीट को क्षेत्रीय, होशंगाबाद में भी इन्वेस्टर्स मीट हुई है और उज्जैन में भी हुई है, ग्वालियर में भी हुई है, जबलपुर में भी हुई है। ये जो रीजनल इन्वेस्टर्स मीट का सिलसिला शुरू किया, उससे जो लोकल का उत्पाद है उसको महत्ता मिलेगी। जैसे मान लीजिए विदिशा में शरबती कृषि है, नर्मदा पट्टी में तुअर की दाल है, तो जैसे ग्वालियर डिवीजन में सरसों, उधर भिंड मुरैना में अच्छी होती है। तो ये जो लोकल को चीज है इसको मार्केट मिलेगा। फिर एक उन्होंने अच्छी योजना बनाई महानगर की, तो आमतौर पर अभी काम के लिए, रोजगार के लिए आदमी शहरों की तरफ इंदौर भोपाल भागता है। बिल्कुल। अब अगर बाय द वे इसका विकेंद्रीकरण, रमेश जी माफी चाहूंगा, समय कम है, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। और 2 चीजों की मुझे चुनौती इसमें लग रही है। एक तो कहीं ना कहीं खाद्य वितरण को लेकर के वितरण की व्यवस्था सरकार को सुधारना चाहिए, और दूसरा कहीं ना कहीं प्रशासनिक कदाचार पर उनको थोड़ा सा नियंत्रण भी करना चाहिए। 2 उनके सामने चुनौतियां हैं जो आगे तक चलेंगी। जी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जैसे प्रदेश की कई बड़ी चुनौतियों से निपटते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार आगे बढ़ते जा रही है और प्रदेश विकास की गति में आगे जाते जा रहा है। मुझे लग रहा है जो आपने कुछ चुनौतियां यहाँ पर बताई है, मुझे लगता है उस पर भी जरूर सरकार बिल्कुल विचार कर रही होगी और इनको धीरे धीरे इनका समस्या का समाधान कैसे हो रहा इसके ऊपर काम भी कर रही होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जन कल्याण अभियान के तहत जनता की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचे, अगर कोई छूट गया है तो वो कैसे इस योजनाओं से लाभ उठाए, इसको लेकर एक बहुत अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर वाणी जी और रमेश शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तकरीबन 1.5 महीने तक ये जन कल्याण अभियान चलेगा और स्वदेश न्यूज भी आप सभी से विनती करता है कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े और जो इस योजना का लाभ, जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से योजना का लाभ दिया जा रहा है, अगर कोई छूट गया है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स भी है जो इस योजना का लाभ या सेवाएं नहीं उठा पा रहा है, तो उनको इन योजनाओं से जोड़ें आप। सरकार लगातार शिविर लगा रही है इस अभियान के तहत, उन शिविरों में जाइए और ये योजना और सेवा का लाभ उठाइए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।